बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको वादी पंजशीर में होने वाली जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। तालिबान को कितनी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, शुमाली इत्तेहाद के साथ कितने लोग आकर मिल गए हैं, ताजिकिस्तान की तरफ से क्या मदद आ रही है, भारत की तरफ से क्या मदद आ रही है और उसके बावजूद तालिबान ने कितनी कामयाबियां हासिल की हैं। और अब तालिबान की मदद को रूस भी कूद गया है और रूस के सदर पुतिन ने आज मोदी को कॉल करके खरी खरी सुनाई है। ऐसी सुनाई है कि सुनकर आपको मजा आ जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि तालिबान के रहनुमाओं की अहमद मसूद के साथ मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात में क्या हुआ। फिर आपको ये भी बताएंगे कि CIA के चीफ ने तालिबान के रहनुमा मुल्ला गनी ब्रदर के साथ एक खुफिया मुलाकात की है, उस मुलाकात में क्या हुआ। और तालिबान ने जो अमेरिका को एक आखिरी वार्निंग दी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वादी पंजशीर में लड़ाई मजीद बिगड़ती जा रही है और तालिबान को वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है जो अफगानिस्तान के किसी भी इलाके में फेस नहीं करना पड़ी। अगर तालिबान ज़रा सी भी देर कर देते तो शायद ये जितने भी एंटी तालिबान एलिमेंट्स हैं इन्होंने एक काफ़ी मजबूत इत्तेहाद बना लेना था। सारी फ़ौजें इस वक्त वादी पंजशीर का रुख कर रही हैं। शुमाली इत्तेहाद वहाँ पहले से मौजूद है, जिनके लीडर हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। तालिबान ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि सरेंडर कर लो। आम माफ़ी का ऐलान है और हो सकता है हुकूमत में भी हिस्सा मिले, क्योंकि तालिबान एक ऐसी सियासी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसमें सबको कुछ ना कुछ मिले ताकि अमन रहे, खाना जंगी ना हो। और यही पाकिस्तान भी कहता है। तो वादी पंजशीर में इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा है। अमरुल्लाह साले भी वहाँ जाकर छुपा हुआ था, अब वहाँ ताजिकिस्तान से भी मदद पहुँच रही है शुमाली इत्तेहाद को, और मुबैना तौर पर भारत से भी मदद पहुँच रही है। भारत खुल कर नहीं बता रहा लेकिन उसका मीडिया इशारों किनारों में बता रहा है और इसकी डिटेल हम आपको आगे जाकर देते हैं। रूस बीच में आया है और तमाम राज फाश हो गए हैं। पहले आपको वादी पंजशीर की सूरत हाल बताते हैं कि वहाँ इत्तेहाद कितना मजबूत होता जा रहा है। रशीद दोस्तम का बेटा भी वहाँ पहुँच चुका है, हैबतुल्लाह, अली अहमद जई और अफगान फोर्सेस सब वहाँ जमा हो चुके हैं। फिर वादी पंजशीर में एक ही रास्ता जाता है, स्लंग हाईवे, और इसमें एक पुल है जिसे वादी पंजशीर की एंट्रेंस कहते हैं। इस पुल पर कब्जा था नॉर्दर्न अलायंस का। तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने इस पुल पर कब्जा कर लिया है और यह वाहिद सप्लाई लाइन थी। यहीं से पेट्रोल, खुराक और दीगर अशिया जाती थी वादी पंजशीर को। इस सप्लाई लाइन को तालिबान ने काट दिया है और अमरुल्लाह साले ने ट्वीट करके शिकायत भी की है कि हमारी सप्लाई लाइन काट दी गई है, हमें खुराक की कमी है, पंजशीर में भी और अंदराब में भी। इसके अलावा तालिबान ने 36 बड़े जंगजू गिरफ्तार कर लिए हैं नॉर्दर्न अलायंस के, और इनसे बड़ी तादाद में असलहा और गाड़ियां भी कब्जे में ले ली हैं। और अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, तालिबान टाइम दे रहे हैं ताकि खून खराबा ना हो। इसके अलावा 6 चोटियों पर जहां नॉर्दर्न अलायंस के लोग बैठे थे वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान वहां बैठ गए हैं। और चोटियों पर कब्जा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहां से आप सारा इलाका मॉनिटर भी कर सकते हैं और आसानी से वार भी कर सकते हैं। तालिबान ने कैटेगोरिकली कहा है कि हथियार फेंक दें। अभी भी आम माफ़ी का ऐलान है, लेकिन भारत और अमरुल्लाह साले की कोशिश है कि सरेंडर ना किया जाए। भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तालिबान को बड़ी मार पड़ रही है और साथ ही उसका मीडिया ये भी कह रहा है कि हमें ऐसे क्लिप्स बताने चाहिए जिनसे लगे कि तालिबान को मार पड़ रही है ताकि नॉर्दर्न अलायंस का हौसला बढ़े। क्योंकि भारत का मानना है कि तालिबान के खौफ की वजह से अफगान फोर्सेज हर जगह हथियार डालती रहीं, अगर लड़ती तो तालिबान को आराम से हरा देती। तालिबान को इतनी बड़ी ताकत नहीं है। और इस प्रोपेगेंडा की शुरुआत की मेजर गौरव आर्या ने और जनरल GD बख्शी ने। और ये भी बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह साले अहमद मसूद को मिसगाइड कर रहा है। तालिबान की तरफ से कारी फसीउद्दीन को एक टास्क दिया गया है कि अमरुल्लाह साले को मारना नहीं है, इसे जिंदा पकड़ कर लाना है। देखना चाहते होंगे कि कितना बहादुर है, गनी से भी पहले का भागा हुआ है और छुप कर धमकियां लगा रहा है। फिर ये भी इतलात मिली कि अहमद मसूद की मुलाकात हुई तालिबान के रहनुमाओं से और अहमद मसूद तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने पर राज़ी भी हो गए थे। लेकिन स्पॉयलर्स ने यानी भारत और अमरुल्लाह साले ने फिर मामलात ख़राब किए और कुछ ऐसे मुतालबात रखवाए जो तालिबान के लिए मंजूर करना पॉसिबल नहीं था। अब आपको ताजिकिस्तान और भारत की तरफ से जो शुमाली इत्तेहाद को इमदाद मिल रही है उसके बारे में बताते हैं। रूस ने तालिबान से गारंटी ली थी कि आपने
سنٹرل ایشیا کی طرف نہیں آنا اور سنٹرل ایشیا کی طرف سے آپ پر وار نہیں کیا جائے گا، نہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی سنٹرل ایشیا کی طرف سے۔ اب جب بھارتی میڈیا نے شور مچایا اور انہوں نے وہ ہیلی کاپٹرز بھی بتائے کہ ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں تاجکستان سے جو شمالی اتحاد کو بڑی تعداد میں اسلحہ بھی دے رہے ہیں، خوراک بھی دے رہے ہیں، پیٹرول بھی دے رہے ہیں، انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کی ویڈیو بھی بتائی۔ اس کے بعد روس نے تاجکستان کو گردن سے پکڑ لیا کہ ہم نے تمہیں بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، تم اس سب میں کیوں کود رہے ہو؟ ہم نے طالبان کو زبان دی ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تاجکستان کے سیکیورٹی آفیشلز نے بتایا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی، ہم کسی قسم کی امداد نہیں دے رہے شمالی اتحاد کو۔ تو بھارت ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہوا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مبینہ طور پر بھارت کی طرف سے بھی امداد مل رہی ہے ناردرن الائنس کو۔ تو بھارتی میڈیا جو ہیلی کاپٹر بتا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کا ہی ہو، کیونکہ بھارت کا فارخور ایئر بیس ہے تاجکستان میں۔ تو وہ ہیلی کاپٹر اگر تاجکستان سے آ رہا تھا اور تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی امداد نہیں کی، ہم پاگل ہیں، ہم اس سب میں کیوں کودیں گے، تو صورتحال میں سارا شک بھارت پر ہی جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہے اور سب سے زیادہ خواہش بھی بھارت کی ہے کہ پنجشیر میں جنگ لگی رہے اور طالبان کو شکست ہو، اور بھارت کا تاجکستان میں فوجی اڈا بھی ہے۔ اب اس سب کے بعد پیوٹن نے خود کال کی ہے مودی کو۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خود بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو کال کی ہے اور اسے کہا ہے کہ باز آ جاؤ، جتنی آگ تم نے لگانی تھی لگا چکے ہو، اب یہ جو آگ لگا رہے ہو اس سے بچ نہیں سکو گے، آلریڈی جو لگا چکے ہو اس سے بچ نہیں سک رہے تو مزید آگ نہ لگاؤ۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کریں، آپ کو اہمیت دیں، تو ہم آپ سے بات چیت بھی کر لیں گے، آپ کو اہمیت بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو آگ لگانے والا کام کر رہے ہو اسے بند کر لو۔ کیونکہ روس نے بڑا لحاظ کیا ہے بھارت کا، کیونکہ وہ اس کا اتحادی ہوا کرتا تھا اور کئی دہائیوں سے اتحادی تھا، لیکن بھارت نے روس کے ناک میں دم کر دیا ہے۔ روس سے اب بھارت کی حرکتیں مزید برداشت نہیں ہو رہی۔ پھر اطلاعات یہ ملی کہ CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے طالبان کے رہنما ملا غنی برادر کے ساتھ، لیکن یہ صرف اطلاعات ہی تھی، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے، کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے۔ آج واشنگٹن پوسٹ نے خود لکھ دیا ہے، طالبان نے نہیں بتایا، کیونکہ طالبان اپنے وعدے کے اپنی زبان کے پکے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ خفیہ ملاقات ہے تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن خود واشنگٹن پوسٹ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور یہ ملاقات امریکہ کی ریکویسٹ پر ہوئی ہے، طالبان کی ریکویسٹ پر نہیں۔ وہ CIA جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دنیا سے، وہ جو مسلمانوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، آج اس CIA کے چیف کو طالبان کے قدموں میں گرنا پڑا۔ اس سے پہلے CIA کا چیف جب پاکستان آیا تھا اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا تھا، عمران خان نے کہا کہ تمہارا وہ سٹیٹس نہیں ہے، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو جو بائیڈن سے کہو کہ وہ ملاقات کرے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو یا شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو، وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی ملاقات کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب یہ وہی آرمی چیف ہے جس کے دفتر کے باہر ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر لائن میں کھڑا ہوا کرتے تھے انتظار میں کہ شاید ملاقات کا ایک موقع مل جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو بائیڈن نے کال نہیں کی تو بس عمران خان تو ختم ہے۔ عمران خان کو جو بائیڈن کی کال کی ضرورت نہیں ہے، جو بائیڈن کو ضرورت ہے عمران خان کے کال کی۔ آپ جس ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور سمجھا بھی ہوتا تو آپ کو نیشنل انٹرسٹ کی فکر تو کبھی رہی ہی نہیں تھی۔ آپ کو تو اپنی جیبوں کی فکر تھی، اپنی پراپرٹی کی فکر تھی، اپنے ایسٹس کی فکر تھی۔ تو اس CIA کے چیف کو پہلا تماچا عمران خان نے مارا تھا اور اس کے بعد آج ان کو طالبان کے قدموں میں جھکنا پڑا۔ اور اس ملاقات میں باتیں کیا ہوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ CIA کو یہ خدشات تھے کہ آپ کے ہاتھ جو امریکی ٹیکنالوجی لگی ہے، جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس کے علاوہ امریکی ہیلی کاپٹرز، امریکی اسلحہ، یہ کہیں پاکستان اور چین کے ہاتھ نہ لگ جائے، یہ ہمیں واپس کر دیں، اور اگر ہمیں انخلا میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی امریکی حکومت پر تمام ایلیمنٹس کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ افغانستان میں قیام کو توسیع دی جائے۔
प्रेसिडेंट बाइडन मजीद क़याम की मुखालफत कर रहे हैं और उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम चाहते हैं कि 31 अगस्त से पहले ही इनखला मुकम्मल हो जाए और हमारे वहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। 15 से 20 करोड़ डॉलर्स का डेली खर्चा होता है और हमारी मईशत तबाह हो रही है। अलबत्ता अगर कोई दरख्वास्त मौसूल हुई तो फिर देखेंगे। तालिबान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा कि एक दिन भी मज़ीद रुके तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमने मुआहदे की पासदारी की है और अब तक कर रहे हैं। अगर एक दिन भी मज़ीद क़याम किया गया तो सबसे पहले तो हम काबुल एयरपोर्ट बंद कर देंगे, यानी फिर यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, फिर आप यहीं पर रहना। इसके अलावा जो बाइडन से पूछा गया कि तालिबान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से आपका क्या ख्याल है, तो जो बाइडन ने कहा कि तालिबान पर पाबंदियां लगाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो पाबंदियां लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब तक तालिबान अपने वादे की पासदारी कर रहे हैं और हमें भी इस वक्त निकलने पर जोर देना चाहिए। और उन्होंने कतर समेत उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया जो इनखला में मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना वो फिर भूल गए हैं, हालांकि पाकिस्तान सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में एक पुरअमन हुकूमत बनाने के लिए, पुरअमन पावर ट्रांसफ़र के लिए और अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए भी। पाकिस्तानी एम्बेसी बसेस में लोगों को इस्लामाबाद भेज रही है और बसेस पर चूंकि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं तो बसेस को कुछ नहीं कहा जा रहा और इस्लामाबाद से लोग फिर अपने ममालिक की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।